तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा आदमी है। आवाज में छिपा उपहास और अहंकार स्पष्ट था। गर्मियों का सूरज कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो मार्कोस के नए ट्रेनिंग बेस पर आग उगल रहा था। डामर की सड़क से गर्मी की लहरें उठ रही थीं और हवा में नमकीन समुद्री हवा, पसीने की गंध और भारी तनाव का मिश्रण था। संयुक्त अभ्यास के लिए आए अमेरिकी नेवी सील टीम के सदस्यों के बीच विशाल कद वाले पेट्टी ऑफिसर ब्रायन केली ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी नजर मार्कोस के कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर सब लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौड़ पर थी, जो वहां खड़े थे। 28 साल के विशेष बल के सैनिक के हिसाब से विक्रम का कद बहुत लंबा नहीं था, लगभग 178 सेंटीमीटर का ठोस शरीर, लेकिन उनका पूरा शरीर तराशे हुए फौलाद की तरह मजबूत मांसपेशियों से ढका था और अनगिनत अभ्यासों और वास्तविक मिशनों के छोटे छोटे निशान उनकी कहानी बयां कर रहे थे। ब्रायन की तरह उनमें भारी भरकम रौब नहीं था, लेकिन वह एक शांत समुद्र की तरह थे, जिसके नीचे विशाल धाराएं छिपी हों, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। विक्रम शांति से अपनी इंसास राइफल की जांच कर रहे थे। उनके बगल में खड़े मार्कोस टीम के साथी पेटी ऑफिसर अर्जुन शर्मा गुस्से से आगे बढ़े। जबान संभाल कर बात करो केली, यह तुम्हारा घर नहीं है। ब्रायन हंसा। उसके बगल में सुनहरे बालों वाली अमेरिकी मेडिक सारा जॉनसन अपनी बाहें बांधे मजे से यह सब देख रही थी। अरे शांत हो जाओ दोस्त, मैं तो बस उत्सुक था। मैं अमेरिकी कुश्ती टीम का हिस्सा रहा हूं और मेरी नजर में तुम्हारा हीरो बहुत छोटा है, ऐसा लगता है हवा में उड़ जाएगा। ब्रायन ने अपनी विशाल बाइसेप्स दिखाते हुए कहा। कुछ अमेरिकी सैनिक हंस पड़े। सारा भी हल्की मुस्कान के साथ उस मजाक में शामिल हो गई। क्या लड़ाई शरीर के आकार से होती है? लगता है तुम्हारा दिमाग सिर्फ दिखावे के लिए है। अर्जुन गुर्राया। ब्रायन एक कदम आगे बढ़ा, जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो। 190 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे शरीर का रौब देखकर अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया। सही कहा, हम दिमाग और ताकत दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तुम जैसे कमजोर लोग ही शायद सिर्फ दिमाग चलाते होंगे, है ना बेब? ब्रायन ने सारा की ओर देखकर आंख मारी। सारा ने कंधे उचकाए। ब्रायन ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी खासियत लोगों को उकसाना है। सावधान रहना। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसमें तेज कांटे छिपे थे। यह एक स्पष्ट अपमान था। मार्कोस कमांडो के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। यह उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला था। अभ्यास के प्रदर्शन को लेकर शुरू हुई मामूली तनातनी अब विस्फोट के कगार पर थी। तब तक चुपचाप अपनी राइफल साफ कर रहे विक्रम खड़े हुए। उन्होंने धीरे से लेकिन दृढ़ता से अपनी राइफल नीचे रखी और ब्रायन की ओर मुड़े। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांत पर्यवेक्षक की नजर थी। पेट्टी ऑफिसर केली। विक्रम की आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि ट्रेनिंग ग्राउंड का सारा शोर थम गया। ब्रायन, सारा और बाकी सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। मैं तुम्हारी शानदार शारीरिक क्षमता का सम्मान करता हूं, लेकिन काबिलियत जबान से नहीं काम से साबित होती है। ओह, तो हीरो ने आखिरकार मुंह खोला। तो क्या साबित करना चाहते हो? ब्रायन ने तुरंत जवाब दिया। वह इस पल का आनंद ले रहा था। उसका मकसद विक्रम के शांत स्वभाव को तोड़ना और उसे चुनौती के लिए उकसाना था। विक्रम ने सीधे ब्रायन की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी विशेषज्ञता कुश्ती में है। हां, थोड़ा स्वाद चखना चाहोगे? ब्रायन के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसने सोचा कि विक्रम को मैट पर हराकर वह पूरी मार्कोस यूनिट को नीचा दिखा सकता है। ठीक है, तो यही सही। एक दोस्ताना मुकाबला होगा, दोनों टीमों के बीच एकता के लिए। विक्रम ने एकता शब्द पर जोर दिया, लेकिन वहां मौजूद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। यह सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला नहीं था, यह दो यूनिटों और दो लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई थी। अर्जुन ने चिंता से विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम सर, वह सच में राष्ट्रीय स्तर का पहलवान रहा है। वजन का अंतर भी बहुत ज्यादा है। उसके उकसावे में मत आइए। विक्रम ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए हल्की मुस्कान दी। चिंता मत करो अर्जुन, मार्कोस हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ता। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक तरह का रोमांच था, जैसे कोई भूखा शार्क खून की गंध पा लेता है। सारा अपनी बाहें बांधे विक्रम को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वह सोच रही थी कि इस छोटे कद के एशियाई में इतने आत्मविश्वास का स्रोत क्या है।
वह ब्रायन की ताकत और तकनीक को किसी से भी बेहतर जानती थी। वह निश्चित थी कि यह आदमी 1 मिनट के अंदर मैट पर चिल्ला रहा होगा। ठीक है, यह शानदार है, ब्रायन ने ताली बजाते हुए कहा। आज दोपहर अभ्यास के बाद इंडोर ट्रेनिंग मैट पर मिलते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स यह खूबसूरत मेडिक ले आएगी जब तुम रोओगे और गिड़गिड़ाओगे। उसने सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए आंख मारी। मार्कोस कमांडो के चेहरे गुस्से से जल रहे थे, जबकि अमेरिकी सैनिक सीटी बजाकर जयकारे लगा रहे थे। सूरज और भी तेज चमक रहा था। कारवार के समुद्र की लहरों की आवाज ही उन दो लोगों की जलती हुई नजरों के बीच की खामोशी को भर रही थी। यह हर चीज की शुरुआत थी। स्वाभिमान की इस लड़ाई का पर्दा उठ चुका था और कोई नहीं जानता था कि इसका अंत किस त्रासदी और नए रिश्ते को जन्म देगा। विक्रम को बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका दिल बहुत लंबे समय बाद धड़क रहा है। एक योद्धा का आदिम उत्साह जो एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिलने पर होता है। दोपहर की गर्मी कम होने पर शाम के समय नेवल कमांडो का इंडोर ट्रेनिंग सेंटर दोनों देशों के सैनिकों के जोश से भर गया। बीच में रखे विशाल कुश्ती मैट के चारों ओर मार्कोस और नेवी सील के जवान अपनी अपनी टीमों में बटे हुए बैठे थे। हवा में एक खींचे हुए धनुष की डोरी जैसा तनाव था। बिना शर्ट के ब्रायन के लिए एक चलता फिरता पहाड़ लग रहा था। चौड़े कंधे, उभरी हुई छाती की मांसपेशियां और एक महिला की जांघ जितनी मोटी भुजाएं। उसका पूरा शरीर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वह वार्म अप करते हुए आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था और हर बार अमेरिकी खेमे से जयकारे गूंज उठते थे। मैट के पास खड़ी सारा ने ब्रायन को पानी की बोतल दी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ब्रायन और जोर से हंसा और विक्रम की ओर घमंड से देखा। दूसरी तरफ खड़ा विक्रम तुलनात्मक रूप से छोटा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार मांसपेशियों से बना था। लंबे समय तक लहरों, कीचड़ और पहाड़ों में प्रशिक्षित उसका शरीर दिखावटी नहीं था, बल्कि एक ऐसे हथियार की तरह था जिसे किसी भी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया था। वह आंखें बंद करके अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। आसपास के शोर के बीच केवल वही तूफान के केंद्र की तरह शांत था। सर, क्या आप सच में ठीक हैं? अर्जुन शर्मा ने सूखी थूक निगलते हुए पूछा। उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। मैंने उसे वार्म अप करते देखा है सर। वह कोई मजाक नहीं है। वह एक असली पेशेवर है। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजर साफ और ठंडी थी। तकनीक मेरे पास भी है अर्जुन, और हम तकनीक के साथ साथ जिगरा रखना भी सीखते हैं। विक्रम ने धीरे धीरे अपने कंधे घुमाते हुए वार्म अप शुरू किया। उसकी हरकतें बड़ी नहीं थीं, लेकिन उनमें लचीलापन और अनुशासन था। कुछ देर बाद दोनों पक्षों के कमांडरों की सहमति से एक अमेरिकी सीनियर पेट्टी ऑफिसर रेफरी के रूप में मैट के बीच में खड़ा हुआ। नियम सरल है। अगर किसी के दोनों कंधे 1 सेकंड से ज्यादा के लिए मैट को छूते हैं तो वह हार जाएगा। आत्मसमर्पण करने पर भी मैच खत्म हो जाएगा। समय 5 मिनट, 1 राउंड। कोई डर्टी प्ले नहीं। हाथ मिलाओ। ब्रायन आगे बढ़ा और विक्रम के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा मानो उसे कुचल देगा। उसने विक्रम के कान में फुसफुसाया, तुम्हारी 1-2 पतली हड्डियां यादगार के तौर पर ले जाऊंगा। विक्रम ने बिना कुछ कहे पकड़े हुए हाथ पर जोर दिया। एक पल के लिए ब्रायन के चेहरे पर हैरानी छा गई। यह एक फौलादी पकड़ थी, जैसे किसी विशाल चट्टान को पकड़ लिया हो। उसने अनजाने में ही मुंह बना लिया। विक्रम मुस्कुराया, हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। सीटी बजते ही ब्रायन एक जंगली जानवर की तरह झपटा। उसका विशाल शरीर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य साफ था, शुरुआत में ही विक्रम को मैट पर पटककर उसका हौसला तोड़ देना। अमेरिकी दर्शक पहले ही जीत की उम्मीद में चिल्लाने लगे थे, लेकिन विक्रम वहां नहीं था। जैसे ही ब्रायन का भारी टैकल हवा में गया, विक्रम ने अपने शरीर को थोड़ा घुमाकर ब्रायन के हमले को बेकार कर दिया। यह एक कुशल मैटाडोर की तरह था जो गुस्सैल बैल के हमले से बचता है। संतुलन खोकर आगे गिरे ब्रायन की पीठ पकड़कर विक्रम ने तुरंत उसके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की। उफ! लेकिन ब्रायन एक राक्षस था। उसने अपनी असाधारण कोर स्ट्रेंथ से गिरते हुए शरीर को जबरदस्ती रोक लिया। फिर उसने अपनी कोहनी से विक्रम के पेट पर जोरदार वार किया। एक अप्रत्याशित हमले से विक्रम एक पल के लिए लड़खड़ाया। उस मौके का फायदा उठाकर ब्रायन घूमा और विक्रम की कमर पकड़ ली।
फिर उसने विक्रम को उठाकर मैट पर पटक दिया। क्वैंग! एक जोरदार आवाज के साथ विक्रम की पीठ मैट से टकराई। मार्कोस टीम से निराशा की आहें निकली। सारा देखा, चिल्लाते हुए मुट्ठी भींच ली। खत्म कर दो, ब्रायन! ब्रायन दहाड़ा और विक्रम के ऊपरी शरीर पर दबाव बनाने लगा। उसका लक्ष्य विक्रम के दोनों कंधों को मैट पर पिन करना था। 20 किलो से ज्यादा का वजन का अंतर विक्रम को कुचल रहा था। विक्रम का चेहरा दर्द से बिगड़ गया। उसकी सांसें रुक रही थीं। हार मान ले बच्चे, यही तुझमें और मुझमें फर्क है। ब्रायन गुर्राया और जोर से दबाया, लेकिन विक्रम की आंखों में हार नहीं थी। वे और भी ठंडी चमक रही थीं। अत्यधिक दर्द में भी वह ब्रायन की ताकत की दिशा और संतुलन को महसूस कर रहा था। विशाल ताकत में हमेशा कोई न कोई कमी होती है। विक्रम ने अपनी बची हुई ताकत से अपने पैरों से ब्रायन की कमर को लपेट लिया। फिर जैसे ही ब्रायन ने अपना ऊपरी शरीर उठाने की कोशिश की, विक्रम ने अपने पूरे शरीर को घुमा दिया। यह कुश्ती की तकनीक नहीं थी, यह जीवित रहने के लिए सीखी गई मार्कोस की विशेष मार्शल आर्ट और जूडो के सिद्धांतों का मिश्रण था। ब्रायन ने महसूस किया कि उसका शरीर पलट रहा है। उसका विशाल शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध घूम गया। उसी पल विक्रम नरक से निकले एक दानव की तरह उसके शरीर से निकल गया। स्थिति तुरंत पलट गई थी। अब विक्रम ऊपर था। उसने तुरंत ब्रायन की एक बांह पर काबू पाया और आर्म बार तकनीक का प्रयास किया। खाक! ब्रायन के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। राष्ट्रीय स्तर का पहलवान होने के बावजूद उसने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की क्रूर और कुशल ज्वाइंट लॉक तकनीक का सामना नहीं किया था। उसकी कोहनी के लिगामेंट टूटने जैसा भयानक दर्द पूरे शरीर में फैल गया। हार मान लो, विक्रम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मजाक मत करो। ब्रायन ने अपनी बची हुई एक बांह से मैट को पकड़कर जबरदस्ती उठने की कोशिश की। उसकी राक्षसी ताकत अभी भी बाकी थी, लेकिन विक्रम ने जैसे उसकी चाल का अंदाजा लगा लिया था, उसने तकनीक छोड़ दी और तुरंत उसकी पीठ के पीछे चला गया। फिर बिजली की गति से उसने उसकी गर्दन पकड़कर रियर नेकेड चॉक का प्रयास किया। हक हक! कैरोटिड धमनी पर दबाव पड़ने से ब्रायन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होते ही मांसपेशियों का विशाल ढेर बेकार हो गया। उसने बचने के लिए छटपटाया, लेकिन उसकी गर्दन को जकड़ी हुई फौलादी बाहें जरा भी ढीली नहीं हुई। सारा अविश्वास से जमी हुई थी। अमेरिकी सैनिकों का शोर भी कब का बंद हो चुका था। ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ ब्रायन की भारी सांसें और मार्कोस कमांडो की दम घोंटने वाली खामोशी थी। धीरे धीरे उसकी चेतना जा रही थी। वह हार स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वह ऐसे ही अड्डा रहा तो सचमुच बेहोश हो जाएगा। अपमान, गुस्सा और मौत का डर उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रहा था। आखिरकार ब्रायन ने अपनी बची हुई ताकत से मैट पर 3 बार जोर से थपथपाया। टैप! यह आत्मसमर्पण था। संकेत मिलते ही विक्रम ने तुरंत तकनीक छोड़ दी और खड़ा हो गया। के ब्रायन मैट पर गिरा हुआ जोर जोर से खांस रहा था। अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने सिर उठाकर विक्रम को देखने की हिम्मत नहीं की। उसका जबरदस्त शरीर और स्वाभिमान एक पल में चकनाचूर हो गया था। विक्रम ने कुछ देर ब्रायन को देखा और फिर चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए, लेकिन ब्रायन ने उसका हाथ झटक दिया। जरूरत नहीं है। उसने नफरत और गुस्से से भरी आंखों से विक्रम को देखा। फिर वह लड़खड़ाते हुए अमेरिकी खेमे की ओर चला गया। उसका स्वागत करने के लिए सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। सारा ने घबराहट में उसे सहारा दिया। ब्रायन, तुम ठीक हो? दूर हटो! ब्रायन ने उसका हाथ भी झटक दिया और ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गया। उसकी पीठ पर जैसे हार का ठप्पा लगा हुआ था। उसकी पीठ को देखते हुए विक्रम के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। वह सिर्फ प्रतिद्वंद्वी के अहंकार को तोड़ना चाहता था। इस तरह की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तभी मार्कोस कमांडो एक साथ चिल्लाते हुए विक्रम की ओर दौड़े। सर, आपने कर दिखाया। आप ही हमारे असली इंस्ट्रक्टर हैं। आपने उस घमंडी यांकी की नाक रगड़ दी। अपने साथियों के जयकारों के बीच भी विक्रम का मन बेचैन था। उसकी नजर ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने में खड़ी सारा पर पड़ी, जो अभी भी सदमे में उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब कोई उपहास या मजाक नहीं था, बल्कि
एक समझ से परे प्राणी को देखने जैसा सम्मान, थोड़ा डर और एक अजीब सी उत्सुकता का मिश्रण था। विक्रम को एहसास हो गया, यह अंत नहीं बल्कि एक और शुरुआत थी, और यह एहसास जल्द ही एक भयानक हकीकत बनकर उसकी गर्दन पर शिकंजा कसने वाला था। एक हारे हुए व्यक्ति का गुस्सा हमेशा सबसे घटिया और खतरनाक तरीके से सामने आता था। ब्रायन के साथ मुकाबले के कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग ग्राउंड का माहौल ज़मेत न बदल गया। अमेरिकी सैनिक, खासकर ब्रायन के समर्थक, मार्कोस कमांडो के प्रति खुली दुश्मनी दिखाने लगे। छोटी छोटी बातों पर झड़पें होने लगीं और संयुक्त अभ्यास के नाम पर दोनों टीमों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। उस दिन के बाद ब्रायन चुप हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक जलती हुई चिंगारी होती थी जो विक्रम की पीठ का पीछा करती थी। अभ्यास में उसका रवैया पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और क्रूर हो गया था, खासकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट या CQB, क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग में। वह अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी को चोटिल होने के कगार पर ले आता था। उसका गुस्सा सही रास्ता नहीं खोज पा रहा था और एक टाइम बम की तरह उसके अंदर जमा हो रहा था। सारा जॉनसन भी उलझन में थी। वह हमेशा ब्रायन के मजबूत और आत्मविश्वासी रूप से आकर्षित थी। उसका अहंकार, जैसे कि वह दुनिया का केंद्र हो, उसे उसकी ताकत का ही एक हिस्सा लगता था। लेकिन उस दिन मैट पर उसे बेबसी से हारते देखने के बाद उसके विश्वास में दरार पड़ने लगी थी। उसे और भी ज्यादा भ्रमित करने वाला व्यक्ति विक्रम था। ब्रायन को हराने के बाद भी उसने न तो घमंड दिखाया और न ही अपने प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ाया। वह पहले की तरह ही चुपचाप अपने काम पर ध्यान देता रहा। ट्रेनिंग के दौरान वह सबसे सख्त और अनुशासित इंस्ट्रक्टर था, लेकिन आराम के समय वह अपने साथियों के साथ घुल मिल जाता था और साधारण मुस्कान बिखेरता था। उसकी ताकत दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल और तेज तलवार थी। सारा अनजाने में ही विक्रम को देखती रहती और खुद को ऐसा करते पाकर हैरान हो जाती थी। फिर एक दिन संयुक्त अभ्यास के अंतिम चरण, एक व्यापक समुद्री घुसपैठ अभ्यास, कॉम्प्रिहेंसिव मैरिटाइम इन्फिल्ट्रेशन एक्सर्स की योजना की घोषणा की गई। यह एक उच्च कठिनाई वाला अभ्यास था जिसमें घने अंधेरे का फायदा उठाकर हाई स्पीड बोट RIB से लक्ष्य द्वीप तक पहुंचना, पानी के नीचे से घुसपैठ करना, तटीय सुरक्षा को निष्क्रिय करना और अंतिम लक्ष्य दुश्मन के संचार सुविधा को नष्ट करने के बाद वापस लौटना था। वास्तविक मिशन जैसा यह अभ्यास दोनों टीमों के अंतिम मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण था। ब्रीफिंग रूम में जमा हुए सैनिकों के बीच तनाव था। मार्कोस और सील को दो हमलावर टीमों में बांटा गया जो अलग अलग रास्तों से घुसपैठ करने वाले थे। संयोग से विक्रम के नेतृत्व वाली अल्फा टीम और ब्रायन की ब्रावो टीम को मुख्य भूमिकाएं दी गईं। ODT ऑपरेशन ऑफिसर ने स्क्रीन पर लक्ष्य द्वीप की सैटेलाइट तस्वीरें और नक्शे दिखाए। अल्फा टीम पूर्वी तट, कोड नेम इको पॉइंट से घुसपैठ करेगी। पानी उथला है और चट्टानें बहुत हैं, इसलिए यह सबसे खतरनाक रास्ता है, लेकिन दुश्मन की निगरानी भी वहां कमजोर होने की उम्मीद है। ब्रावो टीम अपेक्षाकृत सुरक्षित दक्षिणी तट डेल्टा पॉइंट से उतरेगी और अल्फा टीम को कवर और सहायता प्रदान करेगी। यह सुनकर कि सबसे खतरनाक रास्ता विक्रम की टीम को दिया गया है, ब्रायन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी जिसे सारा ने देख लिया। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। इस अभ्यास में एक मेडिक के तौर पर उसे भी किसी भी आपात स्थिति के लिए ब्रावो टीम के साथ जाना था। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद सैनिक अपने अपने उपकरण तैयार करने के लिए बिखर गए। विक्रम नक्शे को देखते हुए घुसपैठ के रास्ते की फिर से जांच कर रहा था। तभी सारा धीरे से उसके पास आई। सब लेफ्टिनेंट, विक्रम ने सिर उठाया। यह सारा थी। वह कुछ दिन पहले वाली घमंडी और ठंडी लड़की की बजाय कुछ बेचैन लग रही थी। क्या बात है पेटी ऑफिसर जॉनसन? उस ब्रायन से सावधान रहना, सारा ने आसपास देखते हुए धीरे से कहा। विक्रम ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ठीक नहीं है। वह हार मानने वाला आदमी नहीं है। खासकर तुमसे मिली बेइज्जती को वह कभी नहीं भूलेगा। यह अभ्यास खतरनाक है। अंधेरा समुद्र और ऊबड़ खाबड़ इलाका, कुछ भी हो सकता है। विक्रम ने कुछ देर सारा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। उसका अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ उसे आगाह करना अजीब था, लेकिन उसने बस शांति से सिर हिलाया।
सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन चिंता मत करो, मेरी पीठ की हिफाजत मेरे टीम के साथ ही करेंगे। विक्रम का जवाब आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसने सारा के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। टीम, वह हमेशा खुद से पहले टीम के बारे में सोचता था। यह ब्रायन के बिल्कुल विपरीत था, जो हमेशा खुद को आगे रखता था। उस रात मिशन की तैयारी में व्यस्त हैंगर के एक कोने में ब्रायन अपनी टीम के 2 साथियों के साथ गंभीर चेहरे से बात कर रहा था। प्लान समझ गए ना? हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है, खासकर इको पॉइंट, जहां से वे लोग घुसपैठ कर रहे हैं। वहां धाराएं तेज हैं और चट्टानें बहुत हैं। एक छोटी सी गलती पूरी टीम को खतरे में डाल सकती है, ब्रायन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। लेकिन सर, अगर कुछ गलत हो गया तो हम भी खतरे में पड़ सकते हैं, एक टीम के सदस्य ने हिचकिचाते हुए कहा। ब्रायन का चेहरा ठंडा पड़ गया। चुप रहो, यह एक आदेश है। एक मामूली एशियाई बंदर की वजह से हमारी महान सील टीम की इज्जत पर दाग लगा है। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हमें यह साबित करना होगा कि हम उनसे बेहतर हैं। एक हादसे की आड़ में बस एक इंस्ट्रक्टर को ठिकाने लगा देंगे तो वे लोग अपने आप टूट जाएंगे। उसकी आवाज में पागलपन था। वह विक्रम को खत्म करने के लिए अपने साथियों की सुरक्षा को भी नजरअंदाजा करने को तैयार था। पास में ही अपने उपकरण तैयार कर रही सारा ने गलती से उनकी बातचीत के कुछ अंश सुन लिए। हादसा इको पॉइंट ठिकाने लगा देंगे, ये भयानक शब्द उसके दिमाग में बैठ गए। उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसे यकीन हो गया कि ब्रायन सच में कुछ भयानक करने की योजना बना रहा है। उसने सोचा कि उसे तुरंत कमांडर को यह बताना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। बिना सोचे समझे कुछ कहने पर वह अपने बॉयफ्रेंड पर झूठा आरोप लगाने वाली बन सकती थी और खुद भी मुश्किल में पड़ सकती थी। सबसे बढ़कर उसे डर था कि गुस्से में ब्रायन क्या कर बैठेगा। सारा दुविधा में थी। तभी मिशन का आदेश आया। सभी जवान बोर्डिंग की तैयारी करें। सैनिक अनुशासित तरीके से हरकत में आ गए। विक्रम अल्फा टीम के साथ काली रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट पर चढ़ा। उसने आखिरी बार ब्रावो टीम की ओर देखा। वहां अंधेरे में भी ब्रायन की नफरत भरी आंखें और डर और दुविधा से सफेद पड़ा सारा का चेहरा दिखाई दे रहा था। इंजन की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया और हाई स्पीड बोट अंधेरे में फिसलने लगी। कारवार का रात का समुद्र सब कुछ निगल जाने को तैयार, शांत और काला था। एक तूफान आ रहा था। एक बड़ी त्रासदी का पर्दा घनी लहरों पर चुपचाप उठ रहा था। विक्रम आने वाले खतरे को भांप रहा था, लेकिन उसने अपनी किस्मत का सामना करने का फैसला किया। यही मार्कोस का तरीका था। कारवार का रात का समुद्र स्याही की तरह गहरा और ठंडा था। चांद की रोशनी भी बादलों में छिपी थी, जिससे कुछ भी देख पाना मुश्किल था। विक्रम के नेतृत्व वाली अल्फा टीम की हाई स्पीड बोट रीब न्यूनतम शोर के साथ चुपके से लहरों पर फिसल रही थी। मोटर की आवाज की बजाय नाव से टकराकर बिखरती लहरों की आवाज और सैनिकों की तनावपूर्ण सांसें ही रात की खामोशी को भर रही थीं। विक्रम ने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए सामने देखा। उसके बगल में टीम के डिप्टी लीडर और सबसे भरोसेमंद साथी अर्जुन शर्मा चुपचाप बैठे थे, लक्ष्य से 300 मीटर दूर। धाराएं उम्मीद से ज्यादा तेज हैं। सभी अपने उपकरणों की अंतिम जांच करें। विक्रम का धीमा आदेश वायरलेस हेडसेट के जरिए टीम के सदस्यों तक पहुंचा। सैनिकों ने अनुशासित तरीके से अपने ऑक्सीजन रीब्रीदर, डाइविंग गियर और वाटरप्रूफ हथियारों की जांच की। अंधेरे में भी सालों के प्रशिक्षण से उनके शरीर में बसी हरकतें बिना किसी गलती के हो रही थीं। विक्रम ने भी अपने रीब्रीदर की जांच की। प्रेशर गेज सामान्य था और सांस लेने पर थोड़ा प्रतिरोध महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे शुरुआती जांच की सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि इको पॉइंट के खतरनाक चट्टानी इलाके को सुरक्षित रूप से कैसे पार किया जाए। पानी में उतरने के लिए 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1 कूदो। बिना आवाज के संकेत के साथ अल्फा टीम के सदस्य एक एक करके ठंडे रात के समुद्र में कूद गए। यह एक अत्यधिक प्रशिक्षित शांत घुसपैठ थी, जिसमें छपाक की आवाज भी नहीं हुई। समुद्र में प्रवेश करते ही दुनिया का सारा शोर गायब हो गया। केवल अपने दिल की धड़कन और रीब्रीदर से आती नियमित सांसों की आवाज ही कानों में गूंज रही थी। पानी के नीचे दृश्यता बहुत खराब थी। टॉर्च की रोशनी भी तैरते कणों से बिखर रही थी, जिससे कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल था।
विक्रम अंडर वाटर कंपास और डेप्थ गेज के सहारे टीम का नेतृत्व कर रहा था। उसके पीछे चल रहे सैनिक केवल अपने आगे वाले के फिन्स से बनते हल्के बुलबुलों और केमिकल लाइट की धुंधली रोशनी के सहारे कतार बनाए हुए थे। इको पॉइंट का चट्टानी इलाका अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही था। चाकू की तरह तेज चट्टानें भूतों की तरह खड़ी थीं और अप्रत्याशित धाराएं उनके शरीरों को बेरहमी से हिला रही थीं। यह एक खतरनाक हिस्सा था जहां कतार से अलग होने या चट्टान से टकराने पर गंभीर चोट लग सकती थी। विक्रम कुशलता से धाराओं के प्रवाह को पढ़ते हुए सबसे सुरक्षित रास्ता खोज रहा था। तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सांस लेते समय जो प्रतिरोध उसने पहले महसूस किया था वह अब थोड़ा थोड़ा लेकिन स्पष्ट रूप से बढ़ रहा था। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक अशुभ विचार आया। उसने जल्दी से अपनी कलाई पर लगे गेज को देखा। ऑक्सीजन की सांद्रता और दबाव के आंकड़े अभी भी सामान्य सीमा में थे। क्या यह मेरा वहम है? क्या मैं ज्यादा तनाव में हूं? उसने चिंता को दूर करने की कोशिश की और फिर से आगे ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी सांसें और तेज होने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसका गला घोंट रहा हो। ठंडे पसीने की बूंदें उसके डाइविंग मास्क के अंदर बहने लगीं। उसने फिर से गेज देखा। इस बार भी आंकड़े सामान्य थे, लेकिन उसका शरीर स्पष्ट रूप से खतरे का संकेत दे रहा था। उसे एहसास हो गया कि उसके रीब्रीदर में कोई छोटी मोटी खराबी है। इस बीच दक्षिणी डेल्टा पॉइंट के सुरक्षित पानी में यात्रा कर रही ब्रावो टीम की रिब पर ब्रायन बेचैनी से अपनी घड़ी देख रहा था। उसकी योजना के अनुसार अब तक विक्रम के रीब्रीदर में समस्या शुरू हो जानी चाहिए थी। उसने मिशन से ठीक पहले हैंगर की अफरा तफरी का फायदा उठाकर विक्रम के रीब्रीदर के ऑक्सीजन सप्लाई वाल्व में एक बहुत छोटा न दिखने वाला बाहरी कण डाल दिया था। शुरुआत में यह सामान्य रूप से काम करता, लेकिन पानी के दबाव और लगातार उपयोग से वह कण धीरे धीरे वाल्व को बंद कर देता, जिससे अंततः ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती। यह एक दुर्घटना के रूप में पेश करने का एक आदर्श तरीका था। इतनी शांति क्यों है? अल्फा टीम से कोई खबर नहीं? ब्रायन ने बेचैन होकर कम्युनिकेशन ऑफिसर से पूछा। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है सर। उसके बगल में बैठी सारा का पूरा ध्यान ब्रायन के अजीब व्यवहार पर था। वह बेचैनी से उस अंधेरे समुद्र की ओर देख रही थी जहां अल्फा टीम ने घुसपैठ की होगी। ब्रीफिंग रूम में सुनी गई उसकी डरावनी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। हादसा कभी भी हो सकता है। कहीं उसने सच में कुछ कर तो नहीं दिया? सारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन बिना किसी सबूत या यकीन के वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि उसकी आशंका गलत हो। वापस इको पॉइंट के पानी के नीचे विक्रम की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। अब हर सांस के साथ उसके फेफड़ों में चुभन जैसा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और चक्कर आ रहे थे। ऑक्सीजन की कमी एक विशेष बल के सैनिक के लिए मौत की सजा के बराबर। गेज अभी सानो तेज जरा है और इंडेस्टेंस करीब भी सामान्य क्यों दिखा रहा है? शायद सेंसर में ही कोई छेड़छाड़ की गई थी या किसी बहुत ही चालाक तरीके से खराबी पैदा की गई थी। उसने अर्जुन शर्मा को हाथ के संकेत से उपकरण में खराबी के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने लक्ष्य विशाल तटीय चट्टान की काली छाया दिखाई दी। बस आखिरी बाधा पार करनी थी और वे सतह पर पहुंच सकते थे। अगर मैं यहां समस्या खड़ी करता हूं तो पूरी टीम खतरे में पड़ जाएगी। बस थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा। विक्रम ने अपनी असाधारण मानसिक शक्ति से दर्द को दबाया और अपनी आखिरी ताकत से फिन्स चलाए। टीम को चट्टान के ठीक नीचे, जहां लहरों का असर सबसे कम था, लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचाने के ठीक बाद अब बस सतह पर जाना था। उसने राहत की सांस लेने की कोशिश की, तभी उसकी गर्दन पर दबाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वाल्व पूरी तरह से बंद हो गया था। एक बूंद हवा भी उसके फेफड़ों में नहीं जा रही थी, जैसे वह एक वैक्यूम में फंस गया हो। दम घुटने का भयानक एहसास उसके पूरे शरीर पर छा गया। उसकी कलाई पर लगा गेज पागलों की तरह लाल चेतावनी बत्ती चमकाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी हरकत रुकते ही सबसे पहले अर्जुन शर्मा ने यह देखा। उसे एहसास हो गया कि विक्रम की हालत गंभीर है और वह उसके पास गया। विक्रम ने डेजेस्पेरेमेंट अपनी गर्दन की ओर इशारा करते हुए खतरे का संकेत दिया। अंधेरे ठंडे समुद्र में तटीय चट्टान के नीचे
मार्कोस का सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रक्टर मौत की खामोश छाया का सामना कर रहा था। सतह सिर्फ कुछ मीटर ऊपर थी, लेकिन यह दूरी स्वर्ग और नर्क जितनी लंबी लग रही थी। उसकी आंखों में अपने साथियों के घबराए हुए चेहरे और सतह पर टूटती छांद की धुंधली रोशनी की झलक थी। उसकी चेतना धीरे धीरे जा रही थी। विक्रम का रीब्रीदर पूरी तरह से बंद होने के उस जानलेवा पल में सबसे पहले अर्जुन शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सहायक श्वसन यंत्र निकालकर विक्रम के मुंह में लगाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने सिर हिलाकर उसे दूर धकेल दिया। ऐसी तेज धाराओं वाली जगह पर एक ही श्वसन यंत्र साझा करना दोनों के लिए खतरनाक था। इसके बजाय विक्रम ने हाथ के संकेतों से आपातकालीन स्थिति की सूचना दी और अपने अलावा सभी जवानों को पहले सतह पर जाकर चट्टान पर अपनी स्थिति सुरक्षित करने का आदेश दिया। यह एक लीडर की सहज प्रवृत्ति थी। अपनी जान से ज्यादा टीम की सुरक्षा और मिशन की सफलता उसके लिए महत्वपूर्ण थी। जवान हिचकिचाए, लेकिन उसके दृढ़ आदेश का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक जवान सतह की ओर बढ़ रहे थे, विक्रम अपने फेफड़ों में बची आखिरी हवा के सहारे दर्द को सह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और फिर रोशनी हो रही थी। मौत की परछाई उसकी ठोड़ी तक आ पहुंची थी। तभी ब्रावो टीम की रिब से एक घबराई हुई रेडियो कॉल आई। यह ब्रायन की आवाज थी। कमांड, यह ब्रावो है। एको पॉइंट के पास अज्ञात रोशनी देखी गई है। दुश्मन के हमले का संदेह है। हम अल्फा टीम की मदद के लिए तुरंत उस स्थान पर जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में बैठे लोग इस अप्रत्याशित स्थिति से हैरान थे, लेकिन अपने साथी की मदद करने के ब्रायन के साहसी फैसले को रोकने का कोई कारण नहीं था। ठीक है ब्रावो, तेजी से आगे बढ़ो और स्थिति की रिपोर्ट करो। सारा का दिल डूब गया। अज्ञात रोशनी, यह झूठ था। इस घने अंधेरे में ऐसा कुछ दिखना असंभव था। वह निश्चित रूप से यह देखने जा रहा था कि उसकी योजना सफल हुई या नहीं, और किसी भी गड़बड़ी को संभालने के लिए। तुम पागल हो गए हो ब्रायन, वह एक खतरनाक इलाका है। सारा ने उसका हाथ पकड़कर चिल्लाया, लेकिन ब्रायन की आंखें पागलपन से चमक रही थीं। यही मौका है सारा, जब वे लोग खतरे में होंगे तो हम हीरो की तरह वहां पहुंचेंगे। यह दिखाने का मौका है कि असली बेस्ट कौन है। उसने सारा का हाथ झटक दिया और ड्राइवर को चिल्लाया, पूरी रफ्तार से एको पॉइंट की ओर। रिब ने गरजते हुए दिशा बदली। सारा डर से कांप रही थी और हिलती हुई नाव पर अपना संतुलन नहीं बना पा रही थी। उसे अंदाजा था कि ब्रायन का पागलपन किस भयानक परिणाम को जन्म देगा, लेकिन अब उस बेकाबू ट्रेन को रोकने का कोई तरीका नहीं था। जैसे ही ब्रावो टीम की रिब इको पॉइंट के खतरनाक चट्टानी इलाके में पहुंची, सतह पर चट्टान से चिपके हुए अल्फा टीम के जवानों ने उसे देख लिया। दोस्त हैं, ब्रावो टीम है, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उनकी राहत क्षणिक थी। रिब से उठने वाली विशाल लहरों और पानी के भंवर ने विक्रम को अपनी चपेट में ले लिया, जो अभी अभी आपातकालीन स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहा था। उफ! ऑक्सीजन की कमी से पहले ही कमजोर हो चुके विक्रम का शरीर तेज लहरों में बहकर एक नुकीली चट्टान से जा टकराया। उसके कंधे में एक भयानक दर्द उठा, लेकिन स्थिति यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रावो टीम के ड्राइवर ने अंधेरे और ऊंची लहरों में चट्टानों की सही स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया। खतरा, हटो! अल्फा टीम के जवान चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्वैंग की एक जोरदार आवाज के साथ रिब का किनारा पानी के नीचे छिपी एक विशाल चट्टान से टकरा गया। जबरदस्त टक्कर से नाव पर मौजूद सभी लोग अपना संतुलन खो बैठे, और उसी पल किनारे पर खड़ी सारा एक चीख के साथ नाव से बाहर गिर गई। सारा! ब्रायन चीखा। सारा का सिर पहले नाव की रेलिंग से और फिर पानी से निकली एक नुकीली चट्टान से टकराया। वह एक छोटी सी चीख भी नहीं निकाल पाई और बेहोश होकर ठंडे समुद्र में डूबने लगी। सब कुछ एक पल में एक बुरे सपने में बदल गया। नाव की टक्कर, घायलों की कराहें और सारा का गिरना। ब्रायन अपनी ही बनाई तबाही के बीच में जम गया था। उसकी बदला लेने की भावना और अहंकार ने आखिर में उस लड़की को भी मौत के मुंह में धकेल दिया था जिससे वह प्यार करता था। वह बस उस काले पानी को देखता रहा जहां सारा गायब हुई थी। यहां सरअत बदला लेने की बात करे, कुछ भी करने में असमर्थ। लेकिन उस पल पानी के नीचे से सब कुछ देखने वाला एक व्यक्ति था। चट्टान से टकराकर कंधे में शदीद दर्द महसूस करने के बावजूद
अपनी चेतना की आखिरी डोर को पकड़े हुए विक्रम, उसने अपनी धुंधली दृष्टि में बेहोश होकर डूबती हुई सारा को स्पष्ट रूप से देखा था। उसके दिमाग में तेजी से गणनाएं चल रही थीं। अपनी हालत, बची हुई हवा, धाराओं की दिशा, सारा की स्थिति, जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य थी। लेकिन उसने संकोच नहीं किया। विक्रम ने अपनी आखिरी ताकत से अर्जुन की ओर तैराकी की। उसने अपनी कमर पर बंधी आपातकालीन छोटी एयर बोतल स्पेयर एयर निकालकर अर्जुन के हाथ में थमा दी। टीम का ख्याल रखना, उसकी आंखों ने यही कहा। अर्जुन ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन विक्रम पहले ही मुड़ चुका था, जैसे कोई धावक आखिरी स्प्रिंट लगाता है। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी चिंगारी को जलाया और सारा के डूबने वाले गहरे अंधेरे की ओर अपने फिन्स चलाए। एक ऐसा बचाव जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अपनी जान की परवाह किए बिना उस महिला को बचाने के लिए जिसने उसका मजाक उड़ाया था, वह मौत की ओर भी गहरी खाई में कूद गया। सतह पर अराजकता थी और नीचे एक आदमी का डेज़ेस्पेरे और महान संघर्ष शुरू हो चुका था। ब्रायन बस बेबसी से अपने किए के भयानक परिणाम को देख रहा था। फेफड़े फटने जैसा दर्द, ऑक्सीजन की कमी से दृष्टि संकुचित हो रही थी, जिससे सामने का दृश्य एक सुरंग की तरह दिखने लगा था। विक्रम का शरीर सहज रूप से हवा के लिए सतह की ओर जाने को चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ता से और भी गहराई की ओर बढ़ रही थी। उसे बचाना है, बस यही एक विचार उसकी बुझती हुई चेतना की लौ को जलाए हुए था। बिना टॉर्च के स्याही जैसे काले समुद्र में वह केवल अपनी इंद्रियों के सहारे सारा को खोज रहा था। उसकी धुंधली परछाई, पानी का बहाव और मौत को महसूस कर चुके एक योद्धा का अलौकिक अंतर्ज्ञान। अंत में उसकी उंगलियों ने एक मुलायम कपड़े को छुआ। यह सारा की लड़ाकू वर्दी थी। उसने तुरंत उसके शरीर को अपनी ओर खींचा। बेहोश होने के कारण उसका शरीर एक गुड़िया की तरह भारी था। इसके अलावा उसके उपकरण समुद्री शैवाल और चट्टानों के बीच उलझे हुए थे, जिससे ऊपर जाना मुश्किल था। समय नहीं था। विक्रम ने अपनी जांघ पर बंधा चाकू निकाला। लगभग कुछ भी न दिखने की स्थिति में उसने केवल अपने हाथों के स्पर्श से उलझे हुए बेल्ट और रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। हर बार जब चाकू चलता, ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी भी कट रही हो। आखिरकार सारा का शरीर आजाद हो गया। विक्रम ने उसे अपनी छाती से लगाया और पागलों की तरह फिन्स चलाने लगा, सतह की ओर, रोशनी की ओर, जीवन की ओर। उसकी मांसपेशियां पहले ही अपनी सीमा पार कर चुकी थीं और उसका दिमाग काम करना बंद करने वाला था। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा, पहले शहीद हुए साथियों की तस्वीरें एक फिल्म की तरह गुजर गईं। क्या यही अंत है? चेतना खोने से ठीक पहले उसने अपनी आखिरी ताकत से सारा के शरीर को सतह की ओर धकेल दिया और फिर उसका शरीर और नहीं हिला। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह फिर से गहरी खाई में डूबने लगा। फुआ सतह पर सारा का शरीर उभरा और लगभग उसी समय पानी से निकले अर्जुन शर्मा ने उसे पकड़ लिया। विक्रम से आपातकालीन एयर बोतल लेने के बाद उसने टीम को स्थिति सौंप दी थी और तुरंत उसके पीछे आ गया था। विक्रम सर, विक्रम सर! अर्जुन ने सारा को दूसरे जवानों को सौंप दिया और फिर से पानी में कूद गया। कुछ ही देर बाद वह बेजान विक्रम को सहारा देकर सतह पर दिखाई दिया। वह बेहोश है, जल्दी ऊपर खींचो। सतह पर अभी भी अफरा तफरी थी। टक्कर से टूटी हुई ब्रावो टीम की रिब और अल्फा टीम के जवान मुश्किल से एक चट्टानी द्वीप पर टिके हुए थे। जवानों ने मिलकर विक्रम और सारा को चट्टान पर खींचा। लानत है, यह सांस नहीं ले रहा है। अर्जुन चीखते हुए विक्रम की छाती पर दबाव डालने लगा। उसने मार्कोस में सीखी गई प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों का डेसेस्पेरे रूप से उपयोग किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। सभी सांस रोके देख रहे थे। प्लीज, प्लीज आंखें खोलो सर। अर्जुन की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। तभी क हक हक की आवाज के साथ विक्रम के मुंह से बहुत सारा समुद्री पानी निकला और फिर जोरदार खांसी के साथ चमत्कारिक रूप से उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। सारा होश में आते ही उसने सबसे पहले सारा के बारे में पूछा। वह यहां है सर, बेहोश है लेकिन नब्ज चल रही है। दूसरी तरफ सारा का इलाज कर रहे एक मेडिक ने चिल्लाया। तभी विक्रम ने राहत की सांस ली और चट्टान पर लेट गया। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह एक उंगली भी हिला सके। यह सारा दृश्य टूटी हुई नाव से
ब्रायन एक स्तब्ध व्यक्ति की तरह देख रहा था। जिस आदमी को वह मारना चाहता था, उसने अपनी जान पर खेलकर उस औरत को बचाया जिससे वह प्यार करता था। इस जबरदस्त सच्चाई के सामने उसका अहंकार, स्वाभिमान और गुस्सा राख में मिल गया। वह अब हत्या का प्रयास करने वाला और अपनी टीम और प्रेमिका की जान को खतरे में डालने वाला एक घिनौना व्यक्ति था। उसका चेहरा अपराधबोध, आत्मघृणा और गहरी निराशा से बिगड़ गया था। कुछ ही देर बाद स्थिति की सूचना पाकर मुख्यालय से भेजा गया बचाव हेलीकॉप्टर रात के आसमान में गूंजने लगा। सर्चलाइट ने उस तबाह जगह को दिन की तरह रोशन कर दिया। हेलीकॉप्टर से उतरे बचाव दल ने तेजी से घायलों को स्ट्रेचर पर रखा। सारा के सिर पर पट्टी बंधी थी और उसे स्ट्रेचर पर हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से ठीक पहले उसे कुछ देर के लिए होश आया। अपनी धुंधली दृष्टि में उसने पूरी तरह से भीगे और थके हुए विक्रम को देखा, जिसे दूसरे जवान सहारा दे रहे थे। उसकी आंखों में अब कोई उपहास या तिरस्कार नहीं था। उलझन, माफी और एक अवर्णनीय गहरी भावना के साथ उसने अपने बचाने वाले के चेहरे को अपने दिमाग में अंकित कर लिया। विक्रम ने भी स्ट्रेचर पर ले जाते समय उससे आंखें मिलाईं। उसने बिना कुछ कहे बस धीरे से सिर हिलाया। यह एक खामोश संकेत था कि सब ठीक है। जब सभी घायल हेलीकॉप्टर में चढ़ गए तो सेंचान कमांडर बचे हुए जवानों के सामने खड़ा हुआ। उसकी नजर ब्रायन पर थी। पेट्टी ऑफिसर ब्रायन केली। कमांडर की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। इस हादसे के बारे में तुम्हें बहुत कुछ कहना होगा। तुम्हारे हथियार और उपकरण जब्त किए जाते हैं। अब से तुम्हें सभी कर्तव्यों से निलंबित किया जाता है और जांच पूरी होने तक हिरासत में रखा जाएगा। ब्रायन कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। उसके अपने साथी भी उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। उसने सिर झुकाकर चुपचाप अपने हथियार सौंप दिए। यह एक सैनिक के रूप में उसके जीवन और एक इंसान के रूप में उसके स्वाभिमान का अंत था। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर ने तेज हवा के साथ उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर के अंदर से विक्रम ने दूर होती हुई चट्टानी द्वीप को देखा। विश्वासघात और नफरत के घावों से भरी उस जगह पर उसने विडंबना से मानवता और त्याग की एक किरण देखी थी। तूफानी रात बीत रही थी, लेकिन उसे एहसास था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय सैन्य अस्पताल विशेष कक्ष। कीटाणुनाशक की हल्की गंध नाक में आ रही थी। विक्रम खिड़की के बाहर अपरिचित शहर के दृश्य को शून्य दृष्टि से देख रहा था। कारवार से आपातकालीन एयरलिफ्ट हुए 2 दिन हो चुके थे। उसका बायां कंधा चट्टान से टकराने के कारण लिगामेंट फटने से पट्टी में कसकर बंधा हुआ था और फेफड़ों में अभी भी हल्का दर्द था। शारीरिक घावों से ज्यादा उसे उस रात की यादें परेशान कर रही थीं। स्याही जैसे पानी का दबाव, फेफड़ों को निचोड़ने वाला दर्द, ब्रायन की नफरत भरी आंखें और बेहोश होकर डूबती हुई सारा का चेहरा। उसके मन में गुस्सा नहीं था। अजीब तरह से उसका मन शांत था। वह बस इस पर विचार कर रहा था कि इंसान का स्वाभिमान कैसे एक पल में एक घिनौने राक्षस में बदल सकता है और उसकी कीमत कितनी भयानक होती है। टक टक दरवाजा खटखटाने की आवाज के साथ अर्जुन शर्मा फलों की टोकरी लेकर अंदर आया। अब तबीयत कैसी है सर? सहने लायक है। बाकी सभी जवान सुरक्षित हैं सर। सब आपकी ही चिंता कर रहे हैं। खासकर अमेरिकी पक्ष तो आपको हीरो मान रहा है। अर्जुन ने एक कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास बैठ गया। वह कुछ देर हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, ब्रायन केली से पूछताछ पूरी हो गई है। विक्रम ने चुपचाप अर्जुन को देखा। निर्णायक सबूत आपका रीब्रीदर था सर। जांच में ऑक्सीजन सप्लाई वाल्व में जानबूझकर डाला गया एक छोटा धातु का टुकड़ा मिला। यह इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पानी का दबाव बढ़ने पर यह वाल्व को बंद कर दे। बहुत ही शातिर तरीका था। उसके झूठे रेडियो संदेश और ब्रावो टीम के जवानों की गवाही मिलने के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि यह उसकी बेइज्जती का बदला था। उसे अपमानजनक रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और मुकदमे के लिए वापस अमेरिका भेजा जाएगा। एक सैनिक के रूप में उसका जीवन प्रैक्टिकामेंटे खत्म हो गया है। यह एक समय के शीर्ष विशेष बल के सैनिक का शर्मनाक अंत था। विक्रम अपनी कड़वाहट छिपा नहीं सका। सारा जॉनसन कैसी है? वह दूसरे कमरे में भर्ती है। सिर में चोट थी, लेकिन सौभाग्य से गंभीर नहीं है। सुना है जल्द ही उसे छुट्टी मिल जाएगी। तभी कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से, लगभग बिना आवाज के खुला।
दरार से झांकता हुआ चेहरा अस्पताल के कपड़ों में सारा का था। वह बेचैनी से अंदर आने या न आने में हिचकिचा रही थी। अर्जुन समझदारी से खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर बाहर रहता हूं। अर्जुन के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सारा सिर झुकाए बिस्तर की ओर नहीं आ पा रही थी और दरवाजे पर ही खड़ी थी। कुछ दिन पहले वाली आत्मविश्वासी और घमंडी लड़की गायब थी। तुम ठीक हो? खामोशी को विक्रम ने तोड़ा। उसने यथासंभव नरम आवाज में पूछा। उसकी आवाज सुनकर सारा के कंधे कांप गए। उसने आखिरकार सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे सच में माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने उसे उकसाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, और यह जानते हुए भी कि वह कुछ गलत करने की योजना बना रहा है, मैंने उसे नहीं रोका। वह और कुछ नहीं कह सकी और अपने होंठ काट लिए। पछतावा और अपराध बोध उसे कुचल रहा था। विक्रम ने धीरे धीरे अपना ऊपरी शरीर उठाया। कंधे के दर्द से उसने एक पल के लिए मुंह बनाया, लेकिन फिर शांत होकर सारा को सीधे देखा। यह तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, यह मेरी गलती है। अगर मैंने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती तो यह भयानक घटना नहीं होती। तुम मरने वाले थे मेरी वजह से, सारा। विक्रम ने उसकी बात काटी। उसने पहली बार उसका नाम लिया था। मैं एक सैनिक हूं। एक सैनिक किसी भी स्थिति में केवल अपना कर्तव्य पूरा करता है। उस रात मेरा कर्तव्य अपनी टीम को सुरक्षित रूप से लक्ष्य तक पहुंचाना और पानी में डूबी हुई तुम्हें बचाना था। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए खुद को दोष मत दो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दिलों को छूने वाली एक दृढ़ता थी। यह जीवन और मृत्यु के कई अनुभवों से गुजरे व्यक्ति की गहरी समझ और करुणा थी। लेकिन क्यों? सारा ने अविश्वास से पूछा। आपने मुझे क्यों बचाया? मैं तो आपकी दुश्मन जैसी थी। विक्रम ने खिड़की के बाहर देखा। पानी के अंदर कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता। न कोई राष्ट्रीयता, न कोई पद। सिर्फ एक इंसान होता है जिसे बचाना होता है। यही मार्कोस का पहला सिद्धांत है जो मैंने सीखा है। उसके शब्दों पर सारा कुछ नहीं कह सकी। वह बस आंसू बहाती हुई खड़ी रही। उसने अब तक जिस ताकत की परिभाषा पर विश्वास किया था, वह पूरी तरह से हिल गई थी। उसे अब गहराई से महसूस हो रहा था कि ब्रायन की ताकत का प्रदर्शन और अहंकार कितना खोखला और बचकाना था। काफी देर बाद सारा ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ संकल्प से कहा, जांच पूरी होने के बाद मैं ब्रायन से मिलने का सोच रही हूं। मैं उससे माफी मांगने नहीं जा रही हूं। मैं उसे यह बताने जा रही हूं कि मैंने तुमसे क्या सीखा और उसकी गलती कितनी मूर्खतापूर्ण थी। शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं प्रायश्चित कर सकती हूं। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दुख और अपराधबोध के बीच वह एक कदम और परिपक्व हो गई थी। विक्रम ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। उस दोपहर अमेरिकी और भारतीय सैन्य जांच अधिकारियों की संयुक्त जांच के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए। संयुक्त अभ्यास के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को एक अमेरिकी सैनिक के सुनियोजित आपराधिक कृत्य के रूप में अंतिम रूप दिया गया, और उस त्रासदी में सब लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के वीरतापूर्ण कार्य को दोनों देशों की सेनाओं के लिए एक मिसाल बताया गया। सच्चाई इस तरह घावों और निशानों के साथ सामने आई, लेकिन उस गहरे घाव के भीतर एक नए रिश्ते का अंकुर बहुत चुपचाप और मजबूती से फूट रहा था। कुछ दिनों बाद विक्रम और सारा को छुट्टी मिल गई और वे कारवार बेस पर लौट आए। कंधे की चोट के कारण विक्रम को कुछ समय के लिए सभी अभ्यासों से बाहर रखा गया और सारा को अपनी आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट पूरी करने के लिए कुछ और दिन बेस पर रुकना पड़ा। संयुक्त अभ्यास प्रैक्टिकामेंटे बंद हो गया था, लेकिन बचे हुए अमेरिकी सैनिकों को ब्रायन के प्रत्यर्पण और अन्य प्रक्रियाओं के पूरा होने तक इंतजार करना था। बेस का माहौल भारी और अजीब था। मार्कोस और अमेरिकी सैनिकों के बीच अभी भी एक अदृश्य दीवार थी। हालांकि यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यह एक अदृश्य दीवार थी, ब्रायन का अकेले का काम था, लेकिन एक अमेरिकी सैनिक ने अपने साथी को मारने की कोशिश की का कलंक आसानी से मिटने वाला नहीं था। इस अजीब माहौल को दोनों यूनिटों के कमांडरों के एक फैसले ने तोड़ा। उन्होंने सभी जवानों को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा किया। इस घटना ने हम सभी को गहरा घाव दिया है, मार्कोस के कमांडर ने पहले कहा, लेकिन हम एक व्यक्ति की गलती के कारण
दशकों से चले आ रहे हमारे दोनों देशों के मजबूत गठबंधन और विश्वास को नहीं छोड़ सकते। हम साथी हैं, असली दुश्मन बाहर है। हमें इस परीक्षा से और भी मजबूत होकर निकलना होगा। इसके बाद अमेरिकी कमांडर मंच पर आए। उन्होंने सभी जवानों के सामने गहरा सिर झुकाया। मेरे एक जवान द्वारा किए गए इस भयानक अपराध के लिए एक कमांडर के रूप में मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं, और मैं सब लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के वीरतापूर्ण कार्य के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक साथी को बचाया। उनका कार्य ही वह सच्चा मूल्य है जिसका हम सैनिकों को पालन करना चाहिए। हम इस शर्म और इस आभार को कभी नहीं भूलेंगे। सच्चे दिल से की गई माफी और वादे से जवानों के कठोर चेहरे थोड़े नरम होने लगे। उस दोपहर ब्रायन केली चुपचाप बेस से चला गया। उसे विदा करने वाला कोई नहीं था। एक सैन्य जीप में चढ़ते समय उसकी पीठ बेहद दयनीय और अकेली लग रही थी। यह उस आदमी का अंतिम दृश्य था जो कभी एक विशाल पहाड़ की तरह दिखता था। विक्रम अपने स्वस्थ दाहिने हाथ से हल्का पुनर्वास अभ्यास करते हुए दूर से यह सब देख रहा था। उसके मन में न तो दया थी और न ही संतोष। वह बस हर चीज को बहती हवा की तरह शांति से स्वीकार कर रहा था। वह जा रहा है। सारा धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके हाथ में एक छोटी दवा की थैली थी। दर्द निवारक का समय हो गया है। उसने स्वाभाविक रूप से दवा और पानी दिया। छुट्टी के बाद से उसने विक्रम के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अपना कर्तव्य मान लिया था। शुक्रिया। विक्रम ने दवा निगल ली। दोनों चुपचाप उस जीप को देखते रहे जब तक कि वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। मैं कल उससे मिली थी, सारा ने धीरे से कहा। हिरासत केंद्र में? विक्रम ने हैरानी से उसे देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस खाली आंखों से हवा में देखता रहा। ऐसा लगा जैसे वह मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। सारा की आवाज उदास हो गई। मैंने उसे वह सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाहती थी। मैंने तुमसे क्या सुना, मुझे क्या समझ आया, और यह है कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। उसने सिर उठाकर विक्रम को देखा। अब सब कुछ सच में खत्म हो गया है ना? हां, खत्म हो गया, विक्रम ने संक्षेप में उत्तर दिया। दोनों ने ब्रायन के बारे में और बात नहीं की। इसके बजाय वे बेस के पास एक शांत समुद्र तट की ओर धीरे धीरे चलने लगे। कारवार का समुद्र तट, लहरें शांत थीं और सीगल पक्षी शांति से उड़ रहे थे। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह वही समुद्र था जहां उस रात तूफान आया था। मुझे एक बात पूछनी है, कुछ देर चलने के बाद सारा ने पूछा। उस समय उस पानी में क्या आपको डर नहीं लगा? आप भी मर सकते थे। विक्रम एक पल के लिए रुका और समुद्र को देखने लगा। डर हमेशा होता है। जो सैनिक कहता है कि उसे डर नहीं लगता, वह या तो झूठा है या पागल है। उसने फिर सारा को देखकर कहा, लेकिन हम उस डर को नियंत्रित करना सीखते हैं ताकि हम सिर्फ अपने सामने के मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उस पल मेरा मिशन तुम्हें बचाना था, डर उसके बाद की बात थी। उसके सरल और स्पष्ट उत्तर से सारा एक बार फिर गहराई से प्रभावित हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया को कितने संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा था। ताकत मांसपेशियों के आकार या आवाज की ऊंचाई से तय नहीं होती। यह जिम्मेदारी, त्याग और डर के बीच भी अपने विश्वासों पर टिके रहने की आंतरिक दृढ़ता से आती है। घर वापस जाकर मैं फिर से मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने का सोच रही हूं, सारा ने अचानक कहा। सेना में आने से पहले मैं वहीं पढ़ती थी। मैं लोगों की जान बचाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता भटक गई थी। यह एक अच्छा विचार है। तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगी, विक्रम ने सच्चे दिल से कहा। उन्होंने समुद्र तट के पास एक छोटे से रेस्तरां में देर से दोपहर का भोजन किया। विक्रम ने उसे स्थानीय समुद्री भोजन और नारियल पानी की पेशकश की। सारा ने पहली बार भारतीय भोजन चखा और उसे यह अजीब लेकिन स्वादिष्ट लगा। उनकी अजीब पहली मुलाकात एक झूठ की तरह लग रही थी। दोनों पुराने दोस्तों की तरह स्वाभाविक रूप से बात कर रहे थे, एक दूसरे के परिवार, बचपन के सपने और सैनिक के रूप में कठिन क्षणों के बारे में। उनका प्रशिक्षण अब बंदूकों और चाकुओं से नहीं, बल्कि दिलों से हो रहा था। एक दूसरे के घावों को भरना, विभिन्न संस्कृतियों को समझना और इंसान के रूप में विश्वास बनाना, यह किसी भी सैन्य प्रशिक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण और सार्थक था। कुछ दिनों बाद बचे हुए अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख तय हो गई। जाने से एक रात पहले दोनों टीमों ने एक छोटी विदाई पार्टी रखी। अब कोई अजीबपन या दुश्मनी नहीं थी। वे एक साथ हंसे, कंधे से कंधा मिलाकर
उन छोटे लेकिन तीव्र पलों को याद किया। पार्टी के बाद सारा विक्रम से मिलने आई। मैं कल सुबह की फ्लाइट से जा रही हूं। हाँ, मैंने सुना, लेकिन मैंने अपने मुख्यालय को रिपोर्ट किया है कि मैं 1 सप्ताह और रुकूंगी। मैंने बहाना बनाया कि बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट लिखनी है, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसे देखा। उसकी आंखें रात के समुद्र की तरह गहरी और गर्म थीं। बिना कारण पूछे ही वह उसके मन की बात समझ गया था। दोनों घाट पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर शांत रात के समुद्र को देख रहे थे। यह वही समुद्र था जहां उस दिन की त्रासदी शुरू हुई थी, लेकिन अब यह समुद्र दोनों के लिए बिल्कुल अलग मायने रखता था। यह एक ऐसा समुद्र था जिसने विश्वासघात और मौत के घावों को सहकर साहस और त्याग की एक नई याद को संजोया था। शांतिपूर्ण लहरों की आवाज ने उनके बीच की खामोशी को धीरे धीरे भर दिया। 1 सप्ताह का समय तीर की तरह बीत गया। सारा के भारत में रहने के दौरान विक्रम के कंधे में जमेत न सुधार हुआ। दोनों ने लगभग हर दिन एक साथ समय बिताया। वे एक साथ पुनर्वास अभ्यास करते, कारवार की पुरानी गलियों में घूमते या शहर के एक छोटे से सिनेमा घर में भारतीय फिल्में देखते। यह उनके लिए एक सामान्य दिनचर्या थी, लेकिन यह समय उनके घावों को भरने और उनके दिलों के बीच की दूरी को कम करने की एक कीमती प्रक्रिया थी। और अंत में विक्रम के पदक अलंकरण समारोह का दिन आ गया। कारवार नौसैनिक अड्डे का विशाल परेड ग्राउंड सुबह से ही एक गंभीर लेकिन उत्सवपूर्ण माहौल में डूबा हुआ था। यह एक असाधारण रूप से भव्य समारोह था, जिसमें भारतीय नौसेना प्रमुख और भारत में अमेरिकी सैन्य भव्य रहा था। अमेरिकी सैन्य कमांडर भी शामिल हुए थे। यह समारोह केवल एक सैनिक की उपलब्धि का सम्मान करने के लिए नहीं था, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हिल चुके भारत अमेरिका गठबंधन की दृढ़ता को प्रदर्शित करने और दोनों देशों की सेनाओं के बीच विश्वास को बहाल करने का एक प्रतीकात्मक अवसर था। परेड ग्राउंड पर मार्कोस और बचे हुए अमेरिकी सैनिक कतारों में खड़े थे और मंच पर दोनों देशों के उच्च रैंकिंग अधिकारी बैठे थे। सारा अमेरिकी सैन्य दल के प्रतिनिधि के रूप में एक तरफ आरक्षित सीटों पर बैठी थी। उसका दिल अनजाने में ही जोर जोर से धड़क रहा था। भारत और अमेरिका के राष्ट्रगान बजाए गए और पदक समारोह शुरू हुआ। नौसेना प्रमुख खुद मंच पर आए। सब लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह। सर। मंच के नीचे इंतजार कर रहे विक्रम ने जोरदार आवाज में जवाब दिया और अनुशासित कदमों से मंच की ओर बढ़ा। उसकी कुरकुरी सफेद नौसैनिक वर्दी ने उसके ठोस शरीर को और भी आकर्षक बना दिया था। नौसेना प्रमुख के एक सहायक ने गंभीर आवाज में प्रशस्ति पत्र पढ़ना शुरू किया। सब लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह ने भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास के दौरान एक अप्रत्याशित संकट की स्थिति में अपनी जान की परवाह न करते हुए अनुकरणीय सैनिक भावना और त्याग का प्रदर्शन किया। जानबूझकर किए गए उपकरण में खराबी के कारण जानलेवा स्थिति में भी उन्होंने शांति से अपनी टीम का नेतृत्व किया और अतिरिक्त नुकसान को रोका और एक साथी सैनिक को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जब प्रशस्ति पत्र पढ़ा जा रहा था, उस रात की यादें सभी के दिमाग में एक फिल्म की तरह घूम गईं। स्याही जैसा समुद्र, ऊंची लहरें और जीवन और मृत्यु के बीच एक आदमी का संघर्ष। पाठ समाप्त होने पर नौसेना प्रमुख ने भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पदकों में से एक शौर्य चक्र को लेकर विक्रम के पास गए। भारतीय नौसेना के गौरवशाली पुत्र सब लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह, तुम्हारे साहस और त्याग के लिए मैं भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से असीम सम्मान व्यक्त करता हूं। जैसे ही नौसेना प्रमुख ने उसकी छाती पर पदक लगाया, परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी सैनिकों ने जोरदार तालियां बजाईं। इसके बाद अमेरिकी कमांडर ने आकर एक अमेरिकी नौसेना विशेष सेवा पदक उसकी छाती पर लगाया और गर्मजोशी से उसका हाथ मिलाया। विक्रम सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा। उसकी छाती पर लगे 2 पदक सुबह की धूप में चमक रहे थे, लेकिन उसका मन सम्मान की खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी के बोझ से भरा था। यह पदक एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जो मरते मरते बचा था। यह जीवन का भार था और एक गंभीर सवाल था कि उसे एक सैनिक के रूप में आगे कैसे जीना है। उसने अपने टीम के साथियों और उन साथियों को याद किया जो अब वहां नहीं थे और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। सारा ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए जब वह यह दृश्य देख रही थी। घमंडी और क्रूर अमेरिकी सैनिकों के बीच एक शांत लेकिन सबसे मजबूत आदमी
मौत के डर के सामने स्वेच्छा से खुद को बलिदान करने वाला आदमी। अब वह दोनों देशों की सेनाओं का हीरो बनकर वहां खड़ा था। उसे इस बात पर गर्व महसूस हुआ कि वह इस वीरतापूर्ण कहानी का एक हिस्सा थी। समारोह के बाद विक्रम अपने साथियों से घिरा हुआ था और बधाइयां ले रहा था। कुछ देर की हलचल के बाद उसने भीड़ में सारा को अपना इंतजार करते हुए पाया। उसने अपने साथियों से अनुमति ली और उसकी ओर बढ़ा। बधाई हो सब लेफ्टिनेंट, सारा ने एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा। आप सच में शानदार लग रहे थे। शुक्रिया। विक्रम ने शर्मिंदगी से अपने पदकों को देखा। मैं कल सच में जा रही हूं। सारा के शब्दों पर एक पल की खामोशी छा गई। पिछले एक सप्ताह का समय एक सपने की तरह लग रहा था। आपसे मिलकर मैंने बहुत कुछ सीखा। असली ताकत क्या है, असली साहस क्या है, मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैंने भी तुमसे सीखा, विक्रम ने कहा। तुम्हारी वजह से मैं एक सैनिक के रूप में अपने रास्ते की फिर से पुष्टि कर सका। दोनों ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी समझ, सम्मान और विदाई की उदासी व्यक्त कर रही थीं। क्या आप मुझे अपना ईमेल पता दे सकते हैं? सारा ने हिम्मत करके पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए एक नोटबुक निकाली और अपना ईमेल पता लिखकर उसे दे दिया। यह भविष्य का कोई बड़ा वादा नहीं था, लेकिन यह एक शांत और दृढ़ वादा था कि वे हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी एक दूसरे के जीवन का समर्थन करेंगे और याद रखेंगे। अगली सुबह गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विक्रम प्रस्थान द्वार में जाती हुई सारा की पीठ को देखता रहा। गेट में प्रवेश करने से ठीक पहले सारा मुड़ी और उसकी ओर हाथ हिलाया। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने भी धीरे से हाथ हिलाकर जवाब दिया। उसके पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद भी विक्रम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। एक तूफानी मुलाकात विश्वासघात से शुरू हुआ, लेकिन त्याग और समझ पर खत्म हुआ एक अजीब रिश्ता। उसने अपनी छाती पर लगे पदक के ठंडे स्पर्श को महसूस किया और चुपचाप हवाई अड्डे से बाहर निकल गया। बेस वापस जाते समय उसने खिड़की के बाहर देखा। सब कुछ अपनी जगह पर लौट रहा था। वह फिर से मार्कोस के कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर के रूप में, भारत के एक सैनिक के रूप में वापस जाएगा, लेकिन उसके दिल में एक नई याद और भावना गहराई से अंकित हो गई थी जो पहले नहीं थी। यह किसी भी पदक से ज्यादा कीमती और किसी भी प्रशिक्षण से ज्यादा उसे मजबूत बनाने वाला जीवन नामक एक पदक था। अब वह उस पदक का भार उठाकर अपने काले लहरों वाले समुद्र में लौटने के लिए तैयार था। कई महीने बीत गए। जलते सूरज और चिपचिपे पसीने वाला कारवार का गर्मी का मौसम बीत चुका था और अब हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवाओं वाली सर्दियों ने दस्तक दी थी। समुद्र ने मौसम के साथ अपना रंग गहरा नीला कर लिया था और लहरें और भी ऊंची और उग्र हो गई थीं। ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सीमा केवल तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम इन मामूली लहरों से हार जाओगे तो असली लड़ाई में क्या करोगे? विक्रम की दहाड़ बर्फीले सर्दियों के समुद्र को चीरती हुई प्रशिक्षुओं की हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसका कंधा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह फिर से मार्कोस के हेल वीक के इंस्ट्रक्टर के रूप में लौट आया था और भविष्य के योद्धाओं को चरम स्थितियों में ढाल रहा था। रबर बोट इब्स को सिर पर उठाए ठंडे समुद्र को पार करते हुए प्रशिक्षुओं के चेहरे ठंड और थकावट से नीले पड़ गए थे। उनमें से एक प्रशिक्षु लड़खड़ाकर कतार से बाहर होने लगा तो विक्रम ने तुरंत समुद्र में कूदकर उसका कॉलर पकड़ लिया। हार मान लोगे? ना, नहीं कर सकता सर। मेरे पीछे जो साथी है, अगर मैं यहां गिर गया तो उसे मेरा बोझ भी उठाना पड़ेगा। तुम्हारी एक गलती से पूरी टीम मर सकती है, फिर भी हार मान लोगे? विक्रम की चीख सिर्फ एक डांट नहीं थी। यह जीवन का वह दर्शन था जिसे उसने अनगिनत बार मौत का सामना करके सीखा था। एक ऐसी जगह जहां अकेले जीवित नहीं रहा जा सकता, जहां एक साथी का होना ही तुम्हारी जीवन रेखा है। यही विशेष बल था। प्रशिक्षु रोते हुए भी फिर से दांत भींचकर बोट के नीचे अपना कंधा लगा दिया। तभी विक्रम ने उसका कॉलर छोड़ा और किनारे पर वापस आ गया। उसका प्रशिक्षण का तरीका अभी भी क्रूर और निर्दयी था, लेकिन उसे देखने वाले प्रशिक्षुओं की आंखों में नफरत की बजाय सम्मान था। वे सब जानते थे कि कुछ महीने पहले उन्हें सिखाने वाले इस इंस्ट्रक्टर ने इसी समुद्र में क्या किया था। वह एक जीवित किंवदंती था और वह मार्कोस की वह भावना थी जिसे वे अपनाना चाहते थे। नरक जैसे दिन के प्रशिक्षण के बाद
थके हुए शरीर के साथ कार्यालय लौटे, विक्रम ने अपनी मेज पर एक पत्र पाया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पत्र था। भेजने वाली सारा जॉनसन थी। उसने एक पल के लिए अपनी भीगी वर्दी की आस्तीन से हाथ पोंछे और सावधानी से पत्र खोला। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे जाने वाले ईमेल के विपरीत कागज का स्पर्श और हाथ की लिखावट की गर्माहट अजीब लेकिन सुखद थी। विक्रम, कैसे हो? यहां शिकागो में पहली बर्फबारी हुई है। मैं सोच रही हूं कि तुम्हारे कारवार का समुद्र अब कैसा दिखता होगा। मैं फिर से मेडिकल छात्रा बन गई हूं। हर दिन पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि मैं पागल हो जाती हूं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं तुम्हारे बारे में न सोचूं। एनाटॉमी लैब में मैं मानव शरीर की जटिलता पर हैरान होती हूं, लेकिन साथ ही यह भी महसूस करती हूं कि इंसान कितना नाजुक है। और फिर मैं सोचती हूं कि इस नाजुक शरीर को क्या चीज सहारा देती है। जैसा कि तुमने दिखाया था, वह विश्वास, साहस और अपने साथियों के प्रति जिम्मेदारी है। कुछ समय पहले मुझे ब्रायन के बारे में पता चला। उसे सैन्य अदालत से अपमानजनक बर्खास्तगी और लंबी जेल की सजा मिली है। यह खबर सुनकर मेरे मन में बचा हुआ आखिरी गुस्सा और दया का अवशेष भी गायब हो गया। अब वह मेरे लिए बस अतीत का एक मूर्खतापूर्ण अध्याय है। मैंने अपनी एक क्लास में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी के बारे में पढ़ा। प्रोफेसर ने कहा कि चरम अनुभव कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। उस रात की घटना मेरे लिए एक भयानक आघात थी, लेकिन यह तुमसे मिलने का एक अवसर भी थी। तुमने मुझे घाव नहीं, बल्कि जीवन की एक नई दिशा दिखाने वाला एक कंपास दिया। पानी के अंदर सिर्फ एक इंसान होता है जिसे बचाना होता है। भविष्य में जब मैं डॉक्टर का कोट पहनूंगी, तो यह शब्द मेरे लिए हिप्पोक्रेटिक शपथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य होगा। कृपया अपना ध्यान रखना। मैं प्रार्थना करती हूं कि जिस समुद्र की तुम रक्षा करते हो वह हमेशा शांत रहे, और जिन कैडेट्स को तुम प्रशिक्षित करते हो वे सभी तुम्हारी तरह महान सैनिक बने। तुम्हारी दोस्त सारा। विक्रम ने पत्र पढ़कर चुपचाप उसे अपनी मेज की दराज में रख दिया। दराज में उस दिन मिले 2 पदक उस फीके पड़ चुके पत्र के बगल में रखे थे। उसने जवाब नहीं लिखा। वह जानता था कि सबसे अच्छा जवाब यही है कि वह आज भी अपनी जगह पर चुपचाप अपना कर्तव्य पूरा करे। खिड़की के बाहर घना अंधेरा छा चुका था। वह अपनी सीट से उठा और फिर से घाट की ओर चल पड़ा। वही जगह जहां उस रात सारी त्रासदी और गौरव शुरू हुआ था। ठंडी सर्दियों की हवा उसके गालों को छू रही थी। उसने आंखें बंद करके समुद्र की आवाज सुनी, लहरों के टूटने की आवाज, दूर से आती सीगल की चीख और उन सब को ढकने वाली रात की विशाल खामोशी। समुद्र को सब कुछ याद था। एक आदमी का मूर्खतापूर्ण स्वाभिमान और घिनौना विश्वासघात, और दूसरे आदमी का महान साहस और पवित्र बलिदान। उस रात की सारी सच्चाई को अपने अंदर समेटे हुए समुद्र आज भी वहीं चुपचाप लहरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम अब उस रात की यादों से परेशान नहीं होता था। वह अब उसका एक हिस्सा बन चुकी थी। उसके कंधे पर बचे निशान की तरह, उसकी छाती पर लगे पदक की तरह, उसके सैनिक जीवन में गहराई से अंकित एक मील का पत्थर। वह हीरो नहीं था। वह बस भारत के समुद्रों की रक्षा करने वाले अनगिनत गुमनाम रक्षकों में से एक था। उसका मिशन सम्मान पाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि दूसरे लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकें, जिसके लिए वह अदृश्य रहकर लहरों से लड़ता था। उसने अपनी जेब से ठंडे हाथ निकाले और अपनी छाती पर लगे मार्कोस के प्रतीक चिन्ह को छुआ। असंभव कुछ भी नहीं। हां, असंभव कुछ भी नहीं। इंसान की गहरी निराशा में से आशा को निकालना और सबसे घिनौने विश्वासघात के सामने भी इंसान की गरिमा को बनाए रखना, यही उसकी और उसके द्वारा तैयार किए जाने वाले भविष्य के योद्धाओं की नियति थी। विक्रम ने एक बार फिर गहरे काले समुद्र को देखा। उसकी आंखें सर्दियों की रात के समुद्र की तरह ठंडी और शांत थीं, लेकिन उनकी गहराई में किसी भी आग से ज्यादा गर्म कर्तव्य की भावना चुपचाप जल रही थी। वह चुपचाप मुड़ा और प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। कल भी वह इसी समुद्र में नए योद्धाओं को तैयार करेगा। लहरों की आवाज उसकी मजबूत पीठ के पीछे से एक शाश्वत वादे की तरह धीरे धीरे गूंज रही थी।